क्या इंडियन एयरफोर्स की सुखोई पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में एक्वायर किए गए J-10 का सामना कर पाएंगे? फ्रांस की तरफ से अभी किस वजह से भारत में रफाल की MRO फैसिलिटी को ओपन करने का फैसला किया जा रहा है? ADA की तरफ से अभी किस वजह से ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की दो अलग अलग वेरिएंट को बनाने का फैसला किया जा रहा है? और क्या सच में इंडियन कोस्ट गार्ड की एक डोनर 228 एयरक्राफ्ट अभी क्रैश हो गया है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल को लेके। रफाल की बात करें तो सबसे पहले भारत की तरफ से जब 2016 में फ्रांस के साथ रफाल डील को फाइनल किया गया था, उसके बाद काफी सारे सवाल उठाए गए थे कि रफाल डील के अंदर रफाल को काफी महंगा खरीदा गया है या इस डील में घोटाला किया गया। उसके बाद धीरे धीरे रफाल की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था और अभी भारत के बाद UAE की तरफ से और इंडोनेशिया जैसे देशों की तरफ से भी रफाल के लिए काफी ऑर्डर किया जा चुका है। अब देखा जाए तो रफाल अभी मिडिल ईस्ट रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया में भी अपनी मार्केट को बना रहा है। अब ओरिजिनल डील के मुताबिक फ्रांस की तरफ से भारत की रफाल के लिए भारत में एक मेंटेनेंस फैसिलिटी को ओपन करने वाला था और ओपन करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी जैसे कि रफाल का डिमांड बढ़ता जा रहा है, इस वजह से फ्रांस को अभी एहसास होने लगा है कि अकेले फ्रांस इन सभी जेट को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता या फिर मेंटेनेंस को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जिस वजह से अभी भारत में ही फ्रांस की तरफ से रफाल के लिए एक MRO फैसिलिटी को यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को ओपन करने का प्लान किया जा रहा है। और इससे आगे चल के रफाल को भारत में ही सर्विस, मेंटेनेंस या फिर ओवरऑल जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकेगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि अगर हमें हमारे फाइटर जेट को सर्विस या ओवरऑल करने के लिए इनको फ्रांस भेजना पड़ता तो इसमें काफी सारा वक्त और पैसा बर्बाद होता। लेकिन साथ ही अच्छी बात यह भी है कि अभी आगे चल के इन MRO फैसिलिटी में हम चाहे तो अपने रफाल के साथ दूसरे कंट्री को सप्लाई किए गए रफाल को भी सर्विस, मेंटेनेंस या ओवरऑल फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आगे चल के UAE और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी MRO फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में मदद करने वाले हैं। अभी UAE की तरफ से लगभग 80 रफाल जेट को खरीदा गया और इंडोनेशिया की तरफ से भी लगभग 42 रफाल के लिए फ्रांस के साथ एक डील को फाइनल किया गया है। तो आगे चल के अगर फ्रांस भारत में MRO फैसिलिटी बनाता है तो ये भारत के लिए भी दो तरफ से फायदेमंद होने वाला है और इसी वजह से भारत अभी खुद ही अपनी तरफ से इसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि फ्रांस अभी डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को अपनी MRO फैसिलिटी में बदलना चाहता है, पर अभी वो इसके लिए ज्यादा शेयर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी मेजॉरिटी शेयर जो है वो रिलायंस के पास मौजूद है, लेकिन MRO फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए फ्रांस मेजॉरिटी शेयर को हासिल करना चाहता है। अब जैसे ही ये नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद रफाल की MRO फैसिलिटी को जल्दी ही भारत में एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगला अपडेट डोनर 228 एयरक्राफ्ट को लेके। आज सुबह इंडियन कोस्ट गार्ड की एक डोनर 228 एयरक्राफ्ट की वीडियो काफी वायरल होने लगा था, जिसमें डोनर एयरक्राफ्ट को क्रैश लैंडिंग करते हुए देखा गया था। बताया गया था कि एयरक्राफ्ट कानपुर की चक्केरी HAL फैसिलिटी में इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस दौरान इसकी लेफ्ट इंजन खराब हो गया था। बस एक ही इंजन के सारे एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ रहा था। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वीडियो कब का है, पर क्लेम के मुताबिक ये HAL की चेन्नई डिवीजन से कानपुर के लिए निकला था, जहां पर इनको MRO फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की बात की गई थी। एयरक्राफ्ट काफी हद तक स्मूथली लैंड कर रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में जब इसको स्लो डाउन करने की कोशिश की गई तभी ये एक तरफ मुड़ गया था और लगभग क्रैश होने वाला था। अच्छी बात यह कि पायलट ने बहुत ही कुशलता के साथ एयरक्राफ्ट को अपने कंट्रोल में बनाए रखा और मिनिमम डैमेज के साथ इसको लैंड करा दिया था। और एयरक्राफ्ट रुकने के बाद भी इससे पायलट को बिना किसी ज्यादा नुकसान के एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया था। अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इसको लेके कोई भी कमेंट नहीं किया गया, जिस वजह से ये क्लियर नहीं हो रहा कि जो भी हादसा हुआ था अभी हुआ था या फिर कई पुरानी वीडियो थी जो कि अभी मीडिया में सामने आ रही है। अगला अपडेट है इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से पिछले कई सालों से एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम हंसा NG बताया गया था और मेनली इसे अलग अलग फ्लाइंग क्लब्स में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा था और जरूरत पड़ने पर इनको इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी एक्वायर किया जा सकता है, जो कि बेसिक लेवल में पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से बताया गया कि हंसा NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अभी सी लेवल की फ्लाइट ट्रायल को कंप्लीट कर लिया गया। इसमें इसको सी लेवल में यानी कि मिनिमल अल्टीट्यूड में पौंडीचेरी के पास टेस्ट किया गया था,
जिस दौरान इसको लगभग 140 नॉटिकल माइल की एरिया में टेस्ट किया गया था और इसमें इसकी एवरेज क्रूजिंग स्पीड को लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटे की पाया गया था। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से कल इसको लेकर इशू किए गए एक प्रेस रिलीज में बताया गया था कि इस टेस्ट को 19 से 5 मार्च तक कंडक्ट किया गया था और इसमें इस एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग, क्लाइंबिंग, क्रूज परफॉर्मेंस, लैंडिंग और पॉजिटिव और नेगेटिव जी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट के दौरान इसे विंग कमांडर के प्रकाश और विंग कमांडर दिलीप रेड्डी उड़ा रहे थे। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से बताया गया कि अभी तक इसको लगभग 50 घंटे तक उड़ाया जा चुका है, जिसमें इसकी लगभग 36 फ्लाइट ट्रायल को कंप्लीट किया गया और अभी से इसके लिए 80 से ज़्यादा इंटरेस्टेड कस्टमर्स की तरफ से अपने तरफ से रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया गया, जो कि आगे चल के इसको एक्वायर करना चाहते हैं। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके। आप सभी जानते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर इंडियन नेवी का फ्यूचर नेवल फाइटर बनने वाला है, जो कि काइंड ऑफ सेमी स्टेल्थ 4++ जनरेशन का फाइटर होने वाला है। अब जब इंडियन नेवी की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट को नेवी में इंडक्ट करने के लिए सहमति जताया नहीं गया और एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने पर जोर दिया गया, तो उसके बाद एचएएल और एडी की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का फैसला किया गया था। इसकी पहली इमेज को एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और अभी इसको लेके कुछ और अपडेट सामने आए। रिसेंटली एडी के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधर जी ने एक सेमिनार में बात करते हुए अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ब्रीफ बताया था, जिसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके कुछ खास अपडेट सामने आए थे। एडी के मुताबिक वो अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की 2 अलग अलग वेरिएंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक कैटोवर वेरिएंट होने वाला और एक स्टोवर वेरिएंट होने वाला है। अब इसका कारण यह है कि अभी इंडियन नेवी के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, चाहे वो आईएनएस विक्रांत हो जाए या फिर आईएनएस विक्रमादित्य हो जाए, ये दोनों ही स्टोवर कैरियर हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट को शॉर्ट टेक ऑफ करना पड़ता है और उसके बाद अरेस्टेड लैंडिंग करना पड़ता है। लेकिन आगे चल के नेवी जिन कैरियर्स को बनाने वाली है उसमें ईमेल सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिस वजह से आईएनएस विशाल या हमारी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ये कैटोवर बेस्ड कैरियर होने वाला है, जिसमें एयरक्राफ्ट को कैटapult की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो अभी नेवी की तरफ से इसी वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की 2 अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में ही जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि 2032 के बाद जिन कैरियर्स में हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे वो सभी स्टोवर बेस्ड कैरियर होने वाले हैं और जो स्टोवर वर्जन होने वाला है उसको मेनली आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा और कैटोवर बेस्ड वेरिएंट को आगे चल के हमारे फ्यूचर कैरियर में डिप्लॉय किया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अभी आईएनएस विशाल की साइज को थोड़ा रिड्यूस करने की बात की गई है और जैसे कि एक न्यूक्लियर पावर कैरियर नहीं होगा बल्कि एक कन्वेंशनल कैरियर होने वाला है, तो इसमें अगर कैटapult सिस्टम को ऐड किया जाएगा तो क्या इसके अंदर हम ईएमएल सिस्टम को प्लेस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईएमएल सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है इसमें ईएमएल सिस्टम के बदले एक स्टीम पावर कैटapult का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही शर्तों में हमें इसे ऑपरेट करने के लिए कैटोवर बेस्ड वेरिएंट की ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से अभी 2 अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करना शुरू कर दिया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। अब सबको पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से J-10C को एक्वायर किया गया है और जैसे कि भारत की तरफ से राफेल को खरीदा गया था, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इनको काउंटर करने के लिए चाइना से J-10C को एक्वायर करने की कोशिश की गई थी। अब ओरिजिनली पाकिस्तान की तरफ से 36 J-10C को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन अंत में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कुछ ही महीने पहले बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी बस 25 J-10C को खरीदा जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से एक्चुअली चाइना के साथ ये जो J-10C के लिए डील को साइन किया गया था, तो उसको कब साइन किया गया था, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 23 मार्च को होने वाली उनकी नेशनल डे के अवसर पर J-10C को पाकिस्तान अपनी फ्लाई पास्ट के दौरान डिस्प्ले करने वाला है और 23 मार्च से पहले चाइना की तरफ से 25 J-10C को पाकिस्तान को डिलीवर किया जाएगा। तो इतनी जल्दी चाइना कैसे इन जेट्स को डिलीवर कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस डील को पिछले साल भी साइन किया गया होगा या फिर उससे पहले भी साइन किया गया होगा तो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 25 जेट को डिलीवर करना काफी मुश्किल काम है और ये तारीफ की बात है और फाइटर जेट की डिलीवरी के लिए ये सच में काफी फास्ट डिलीवरी है। अभी बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अभी पहली बैच की J-10C को पाकिस्तान को सप्लाई करना शुरू कर दिया गया और अभी पहली बैच की J-10C जो है वो पाकिस्तान की कमरा बेस में पहुंच चुकी है। इसमें अभी कितने J-10C को पाकिस्तान को डिलीवर किया गया पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इनको इंडियन एयरफोर्स की राफेल्स को काउंटर करने के लिए खरीदने की कोशिश कर रहा था। और J-10C की बात करें
तो इसमें मौजूद AESA रडार और PL-15 जैसे BBR मिसाइल आगे चल के राफेल के लिए तो इतना खतरा नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमारे सुखोइज के लिए, MiG-29 के लिए काफी बड़ी परेशानी को क्रिएट करने वाले हैं। और जब तक हमारे सुखोइज को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड नहीं किया जाता है, तब तक कभी भी हमारे सुखोई इन J-10s को BBR फाइट में हरा नहीं पाएंगे। और इसके लिए हमारे सुखोई में Su-35 की तरह एक पावरफुल रडार की जरूरत है और PL-15 मिसाइल को आउट परफॉर्म करने वाली मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें हम या तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आगे चल के SFDR मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार सुखोई में एक पावरफुल AESA रडार और अस्त्र मार्क 2 या मार्क 3 जैसी मिसाइल लग जाए जो कि 180 किलोमीटर और दूसरी 270 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की कोई भी फाइटर जेट इनका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जिन PL-15 मिसाइल को भी चाइना से पाकिस्तान की तरफ से एक्वायर किया जा रहा है, इनकी मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज लगभग 145 किलोमीटर होने वाली है। और जैसे कि एक डुअल पल्स मिसाइल है, तो इनका नो एस्केप जोन आप इसकी 1/4 मानकर चल सकते हैं, जो कि कभी भी राफेल की मैच्योर मिसाइल को मैच नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।